बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। यूपी का कुख्यात गैंगस्टर और 5 लाख का इनामी विकास दुबे अपनी गिरफ्तारी के 21 घंटे बाद एनकाउंटर में ढेर हो गया। गुरुवार को उज्जैन से यूपी एसटीएफ की टीम उसे कानपुर लेकर रवाना हुई थी। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी और उसी दौरान पुलिस ने उसको मार गिराया। लेकिन इन पूरे घटनाक्रम से कई सवाल खड़े हुए हैं। पहले ये देखिए कि कैसे मारा गया विकास दुबे। मारा गया विकास दुबे कानपुर वाला। सरेंडर करने पहुंचा था महाकाल। गिरफ्तारी के 21 घंटे बाद काम तमाम। गैंगस्टर का गेम ओवर। 5 लाख के इनाम में विकास दुबे की गिरफ्तारी और उसके एनकाउंटर तक की कहानी बेहद ही नाटकीय रही है। विकास को 9 जुलाई को सुबह 9 बजे उज्जैन में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये गिरफ्तारी थी या सरेंडर, इस पर भी सवाल उठे। इन सब सवालों के बीच शाम 7 बजे यूपी एसटीएफ की टीम विकास को लेने उज्जैन पहुंची और रात 8 बजे उसे कानपुर लेकर रवाना हो गई। सुबह 3:15 बजे एसटीएफ की टीम झांसी पहुंची। मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे यूपी पुलिस के हवाले किया और उसके बाद काफिला कानपुर के लिए रवाना हुआ। सुबह 6:15 बजे काफिले ने कानपुर देहात बॉर्डर रायपुर से शहर में एंट्री की, लेकिन 17 किलोमीटर पहले ही सुबह 6:30 बजे एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट गई। पुलिस के मुताबिक इस गाड़ी में सवार 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए और विकास भी इसी गाड़ी में सवार था। उसी दौरान विकास दुबे ने पुलिस वालों से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने विकास को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उल्टा उसने पुलिस पर फायरिंग की। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ। पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें विकास बुरी तरह से घायल हुआ। उसे सीने और कमर में 2 गोलियां लगी। सुबह 7:10 पर एसटीएफ विकास को हैलट अस्पताल लेकर पहुंची और सुबह 7:55 पर विकास को मृत घोषित कर दिया गया। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है। पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। 3 हमारे पास एक्सीडेंटल आए हैं, रमाकांत, पंकज और प्रदीप। तीनों का 2 का भी हम सीटी करवा रहे हैं। मल्टीपल इंजरी है, लेकिन ऐसा नहीं खतरे से बाहर है। पुलिस वालों को गोली लगी है। एक ये है आर्म में, यहाँ से निकली, और एक के पैर में है। पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे के मारे जाने के बाद उन पुलिस वालों के परिजन ने खुशी जताई, जिनकी विकास और उनके साथियों ने 2 जुलाई की रात बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। विकास और उसके साथियों ने सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था और ये हत्या उस समय की गई जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने बिकरू गांव गई थी। आज उन्होंने जो फैसला किया है, आज मेरी आत्मा को सांत्वना मिली है और मैं बहुत अपने प्रशासन को, यूपी प्रशासन को, योगी सरकार को, सबको धन्यवाद अदा करूंगा बस, और इससे ज्यादा कुछ मेरे पास नहीं। बहरहाल, जिस तरह से विकास दुबे के सरेंडर पर सवाल उठे, वैसे ही उसके एनकाउंटर पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ये फैसला ऑन द स्पॉट था या फिर वाकई में विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और उस दौरान वो मारा गया? यूपी पुलिस को इनका जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देखा आपने ये रिपोर्ट। वहीं विकास दुबे, जो कि यूपी का कुख्यात गैंगस्टर था, जिसका अपना एक साम्राज्य था, जो हमेशा कानून को ठेंगा दिखाकर कानून को अपनी जेब में रखने का दावा करता था, वो ही कानून के हाथों मारा गया। मगर यहाँ कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि विकास दुबे इतना बड़ा गैंगस्टर बना तो कैसे? विकास जैसे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण क्यों मिलता है? विकास जैसे अपराधियों को अपना सिर उठाने का मौका आखिर कैसे मिलता है? बंसल न्यूज के ये कई सवाल हैं कि क्या ब्यूरोक्रेट्स, नेता, अपराधियों का गठजोड़ इसकी वजह से है? क्या आखिरकार पहले ही क्यों नकेल इसमें कसी नहीं जाती है? क्यों उनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं? तो ये वो तमाम सवाल है कि जब विकास जैसे अपराधी कानून से भी ऊपर उठ जाते हैं, तो फिर कानून के रखवाले ही कानून को बलाए ताक रखकर
इनका सफाया करते हैं। जिस विकास दुबे को अदालत में पेश होना था उससे पहले ही वो मारा गया। क्या विकास दुबे अदालत में पेश होता तो क्या पुलिस के हाथ बंध जाते? वो उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाती। वहीं कई सारे सवाल हैं। ये सवाल तभी उठे जब विकास ने सरेंडर किया था और उस वक्त बंसल न्यूज यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से बात की बंसल न्यूज ने, तो उन्होंने साफ तौर पर इस गठजोड़ का जिक्र किया था। आपने सवाल खड़े किए हैं सिंह साहब, क्या प्रश्न आपके मन में है? एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल जिन्होंने इस तरह की चीजों को काफी नजदीक से देखा और जाना और इन्वेस्टिगेशन का हिस्से के तौर पे भी देखा है, क्या कहेंगे सर आप? क्या सवाल है आपके विकास दुबे की गिरफ्तारी? ये मेरा अकेले का सवाल नहीं, ये हर चिंतनशील भारतीय का है और ये यक्ष प्रश्न है कि विकास दुबे कैसे बना जी, गमले में उगने वाला अपराध का वटवृक्ष कैसे बना जी, सफोला अजगर कैसे बना जी, कल का 2 कौड़ी का जेब कट आज 10 सम्राट कैसे बना, और इस प्राण ऊर्जा किसने फूकी? आईएएस आईपीएस राजनेता एमएलए एमपी मिनिस्टर्स ने? क्या उनकी सहभागिता उतनी ही नहीं जितना कि प्रत्येक गिरोह के सदस्य की है? और अगर है, जो कि कानून की दृष्टिकोण में है, तो आज देश कुर्बानी मांग रहा है और इनकी कुर्बानी होनी चाहिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इसमें प्रमाद न करें, क्योंकि ये वही क्षण है कि क्या रावण का वध होगा या रावण राज्य को हम पुनः दावतनामा देंगे। जी जी। उज्जैन से जिस तरह गिरफ्तारी हुई, इसको आप किस तरह देखते हैं? इसके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मेरा बहुत लंबा इतिहास और मेरा अनुभव है मध्य प्रदेश की पुलिस से पारस्परिक समन्वय और सहयोग का। मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवसायिक दक्ष पुलिस है और बहुत भरपूर तरीके से सहयोग करती है और ये उसकी जीती जगती मिसाल है सहयोग की, पारस्परिक समन्वय की। और चूंकि यूपी टीएफ और यूपी पुलिस ने खूब दबाव डाला और महाकाल ने ये जा करके इन्होंने दर्शन किया और उसके बाद सरेंडर किया, शायद इस उम्मीद में कि शायद महाकाल उनको जीवन दान दे दें। तो एक जो ये पूरी नेटवर्किंग है सर, ये नेटवर्किंग जब तक अनर्थ नहीं होगी, जब तक ये बेनकाब नहीं होगी, और ये बड़ा यक्ष प्रश्न है जैसा आपने कहा, तो क्या समाधान देखते हैं आप उसका? अब सब आदमी अपनी छोटी छोटी विजय में आ गए हैं, भ्रष्टाचार में सब आशंक डूबे हैं, तो न्यायपालिका त्वरित जस्टिस, ये सब चीजें एक जो स्वप्न हो गया है जी। बेहतर ये होगा कि जो एनएन वोरा समिति ने कहा था, माफिया, नौकरशाही और राजनीतिक गढ़, इनका जो गठजोड़ है वो आज देश में दीमक की तरह चाट रहा है। आप चाणक्य की तरह शिकार खोल लीजिए और गैलेक्सीन और जहर डाल करके इनको खत्म कीजिए, क्योंकि आप और आपकी संतान के लिए और कोई विकल्प नहीं बचा है। या तो ये रहेंगे या हमारे बच्चे रहेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि हमारे बच्चे जो ईमानदार हैं, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है, उनको जीने का अधिकार पहले है। सर मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ बंसल न्यूज से बातचीत में। चलिए, तो रिटायर्ड डीजीपी थे विक्रम सिंह, इनसे बातचीत बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी ने की और उनका भी आखिर यही सवाल कि विकास दुबे कैसे बना। इन्हीं मुद्दों पर आज हमारी ये चर्चा होगी। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आगे हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शरद जी, जिस तरीके से हमने अभी इस बातचीत को भी सुना और आज पूरा जो हमने सुबह से घटनाक्रम देखा है, तो वही समझने की हम कोशिश करेंगे कि विकास दुबे कैसे बना। क्या विकास दुबे इतना बड़ा गैंगस्टर बना तो बना कैसे, किन किन का आखिर संरक्षण मिला, कई सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद हम एनकाउंटर थ्योरी पर जाएंगे, लेकिन ये सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल ये बहुत मौजूद सवाल होगा करिश्मा, इसको हमको समझना ही होगा कि आखिर विकास दुबे कैसे बना। और विकास दुबे के सीने में कैद वो कहानी जो राजनेताओं से उसके रिश्तों की बात कहती है, जो ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस से उसके रिश्तों की बात कहती है, और इन्हीं रिश्तों की वजह से वो उत्तर प्रदेश से इतनी जघन्य वारदात करने के बाद, इतना घृणित कांड करने के बाद वो जिस तरह से निकलने में कामयाब रहा, ये सारी कहानी अब उसके जाने के साथ, क्योंकि अब उसके गैंग में भी कोई मेंबर अब जिंदा बचा नहीं। इक्का दुक्का जो उसके सदस्य हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं और कितनी जानकारी रखते हैं, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल होगा। मैं आंकड़ों पे नज़र डाल रहा था अभी इस बातचीत के पहले, तो देश की एक संस्था है जो हमारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, EDR नाम की ये संस्था है जी। और ये जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं उनका मूल्यांकन करती है और वो आंकड़े जारी करती है। मैं देख रहा था कि 2017 में जब विधानसभा में चुनाव हुआ था, तो उस समय करीब 4000 से ज़्यादा
जी। अलग अलग पार्टियों के और निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव उत्तर प्रदेश में 2017 में लड़ा और इनमें से 859 ऐसे थे जिन पर आपराधिक मामले थे, यानी करीब करीब 17% उम्मीदवारों की संख्या ऐसी थी जिन पर आपराधिक मामले थे। और इनमें 704 इस 859 में 859 में 704 उम्मीदवार ऐसे थे जिन पर गंभीर मामले थे। गंभीर मामलों की डेफिनेशन ये होती है कि जिनके खिलाफ ऐसे मामले हों जिनमें 5 साल की सजा हो सकती है और वो गैर जमानती अपराध हो, यानी हम समझ सकते हैं कि मामला कितना संगीन होता है। और इन 859 उम्मीदवारों में से 143 उम्मीदवार जीत कर भी आए। मैं ये नहीं कहता कि इसको बहुत जनरलाइज तरीके से हमें ले लेना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि पर जो मामले कायम होते हैं वो कई बार धरना प्रदर्शन और जनता के हक में आवाज़ उठाने के लिए जब वो उतरता है सड़क पर या आंदोलनों में, या कई बार उसकी बहस होती है सरकारी अधिकारियों से, कर्मचारियों से, तब भी ऐसे मामले कायम होते हैं। और इनको बहुत इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि सारे जितने भी ये जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि इसमें गंभीर प्रवृत्ति के मामले कैसे हैं। और कोई भी जनप्रतिनिधि है, अगर वो कहीं जाकर कोई ऐसा काम कर रहा है कि जिससे उस पर आपराधिक मामला कायम होता है, तो ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो उसको क्लैरिफाई करे, उसकी पार्टी की भी जिम्मेदारी है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी रही, और यही वजह है कि सजा याफ्ता जो जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ ये भी बात है कि उनकी सदस्यता समाप्त होगी। तो ये एक बड़ा सवाल तो है, जैसा विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि गमले में उगने वाला एक बरगद का पेड़ कैसे बन गया, एक सपोला छोटा सा एक सांप का बच्चा जो होता है वो अजगर कैसे बन गया। वो ये भी सवाल खड़ा करते हैं कि एक जेबकट स्तर का हलकट अपराधी कैसे एक गैंगस्टर में बदल गया। वो साफ आरोप लगाते हैं कि इसमें ब्यूरोक्रेसी की, राजनेताओं की, सांसदों की, विधायकों की भूमिका है। लेकिन क्या अब इस भूमिका के बारे में हमें मालूम है? आज शायद बहुत सारे लोग इसको लेकर खुश हो सकते हैं। शरद जी, इस वक्त हमारे साथ जस्टिस एनके जैन जुड़ चुके हैं, अगर आप उनसे कुछ पूछना जाए, क्योंकि तमाम इसमें पेच है, हम समझने की उनसे भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैं बहुत स्वागत करता हूं जस्टिस एनके जैन साहब का, और एक बहुत ही सुप्रतिष्ठित न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर हम उनको जानते हैं। जैन साहब, इसके पहले भी हमने आपसे बात की थी, हैदराबाद का जब घटनाक्रम हुआ था और उस समय भी इंस्टेंट जस्टिस को लेकर बातचीत हुई थी। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये घटना जो ML वोरा कमेटी जो गठित हुई थी उसने भी सिफारिश की थी कि ब्यूरोक्रेसी, राजनेताओं का ये जो गठजोड़ है बेनकाब उसको किया जाना चाहिए। आप किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले पर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, देखिए, जो वोरा कमेटी बनी थी वो तो उसका मूल उद्देश्य था कि पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स घुसे हैं उनको अलग होना चाहिए जी। उसी के संदर्भ में कमेटी बनी थी। उसने अपनी कुछ रिपोर्ट्स भी दी थी। ये जो घटनाक्रम है ये तो एक निश्चित रूप से जांच का विषय तो है ही। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये बहुत कहा गया पेपर्स में भी, आपकी मीडिया पर भी, कि इट वाज नॉट ए अरेस्ट बट ए सरेंडर। लेकिन अरेस्ट और सरेंडर में कोई अंतर नहीं है। देखिए, दो तरह से अरेस्ट होती है कि पुलिस को सूचना मिलती है कोई अपराधी कहीं छुपा हुआ है, पुलिस वहां पहुंचती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। दूसरा ये है कि अपराधी स्वयं पुलिस के पास पहुंच जाता है, न्यायालय में पहुंच जाता है और वहां उसकी अरेस्ट हो जाती है जी। तो यहाँ ऐसा कहा जा सकता है जो घटनाक्रम है उसको देख के कि वो स्वयं मंदिर पर आया, वो चाहता था कि लोगों ने, यानी आप देखिए ना, तो उसके साथ कोई आर्म था उसके पास, ना उसने कोई रेसिस्ट किया, खुद चिल्ला के बोल रहा है कि मैं फला व्यक्ति हूँ कानपुर वाला। तो एक तरह से इट वाज आल्सो ए सरेंडर। प्रॉब्ली ही थॉट कि इट विल बी मोर सेफ फॉर हिम टू सरेंडर एट सच ए धार्मिक प्लेस, ऐसा रिलीजियस प्लेस या मध्य प्रदेश में जहाँ अभी कोई एनकाउंटर की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक तो ये तो अरेस्ट तो हुआ वो, ये देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब वो अरेस्ट स्वयं होके आया या उसको पकड़ लिया सूचना के आधार पर, ये एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन अपेरेंटली ये दिखता है कि उसने खुद को सरेंडर किया। ये बात बहुत स्पष्ट दिखती है कि मैं अपने एक जुडिशियल बैकग्राउंड के आधार पर इतना तो कहने की स्थिति में हूँ कि वो
ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ। जी, आगे का जो घटनाक्रम हुआ इसको आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि इस पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्रश्न उठते हैं और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रश्न उठते हैं कि उससे पूछताछ होती, उसके गिरोह के बाकी मेंबरों से पूछताछ होती, क्योंकि हमारी बात हुई थी, मैं आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी विक्रम सिंह जी ने हमसे कहा कि बिना अफसर और राजनेताओं के गठजोड़ के कोई भी अपराधी इस लेवल तक, गैंगस्टर लेवल तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें, क्या ये राज अब दफन हो जाएंगे? और इसके लिए इनकाउंटर लोगों के लिए तो एक, समाज के लिए शायद उनके लिए एक ये मैसेजिंग ज़रूर है कि वो ख़त्म हो गया वो गैंगस्टर, लेकिन अभी हमने जड़ पर चोट नहीं की है। जस्टिस जैन साहब, क्या कहेंगे आप? मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। ये अपराध या अपराधियों को खत्म करने का कोई एक जायज तरीका नहीं है। ये किस तरह से, कोई, मैं ये नहीं कहता कि एनकाउंटर फेक है, ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं। मैं स्वयं भिंड में पोस्टेड रहा हूँ, स्पेशल जज रहा हूँ, जहाँ फूलन देवी वगैरह ने सरेंडर किया था। मैंने उनके केसेस का ट्रायल भी किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह के फेक एनकाउंटर बता के अपराधियों को मारा जाता है, लेकिन ये हमारे पूरे सिस्टम पर एक उंगली उठाता है। और मैं इसमें जुडिशियल सिस्टम को भी शामिल करता हूँ, मैं जिसका एक बहुत भाग रहा, मैं 48 साल तक, 50 साल तक, उसको भी मैं दोषी मानता हूँ। प्रकरणों के निराकरण में जो देरी होती है उसका भी एक कारण है। कभी कभी पुलिस को भी लगता है कि छूट जाएगा वाला, हम इसको ठोक लेते हैं इस तरह से। तो ये, लेकिन ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। एक रूल ऑफ लॉ के, हम जो कानून के दायरे में जब हम रहते हैं और कानून के राज में हम रहते हैं, तो हर चीज कानून के तौर तरीके से ही होना चाहिए। ये कोई विकल्प नहीं है। हमारी जो प्रणालियों में जो है उसने इस बात को जन्म दिया है। आपने देखा होगा रेपिस्ट के केस को भी लेके ऐसा हुआ, कहा गया कि उसको, उनको मार दिया गया और लोगों, पब्लिक ने उसको बड़ा अपलॉड किया। जिनने मारा उनका स्वागत भी किया, सत्कार भी किया। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब बातें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी नहीं है, इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होने वाले। बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा। आपने जो एक बात बड़ी ईमानदारी से कही, RLS यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DGP हैं, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक विचारक और लेखक भी हैं। मैं उनकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन ये आपसे कंक्लूडिंग क्वेश्चन कर रहा हूँ जैन साहब, हमारी न्यायिक व्यवस्था पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं है। इस बात को आपने बड़ी ईमानदारी से कहा है आपने। क्या इस तरह के जो अपराधी हैं, दुर्दांत अपराधी हैं, मैं एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि वो एक मंदिर की तरफ, एक धर्मस्थल की तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन हमारी जुडिशरी की तरफ नहीं जाते हैं, वो किसी न्यायालय में जाकर सरेंडर नहीं करते हैं, कि क्या उनको ये विश्वास नहीं है कि वहाँ भी उनके साथ न्याय होगा? और वो सारी चीज़ें जिस तरह से हम देखते हैं कि एक धर्म में ये व्यवस्था है कि आप कन्फेस कर सकते हो जाकर, आपके जो भी तथाकथित रूप से डीड मिसडीड्स हैं, आप उनके बारे में सारा कन्फेशन वहाँ जाकर उस जगह आप कर सकते हो, और संबंधित धर्म का जो भी धर्मगुरु है वो उसको सुनकर अपने स्तर पर, क्योंकि वो रिलीज़ करता है। अगर आज ये जुडिशरी सिस्टम में किसी न्यायालय में जाता और न्यायालय के समक्ष अपना इकबालिया बयान देकर उन सारे तथ्यों को सामने रखता कि वो कैसे बना विकास दुबे, तो ये समाज के लिए भी एक बड़ी बड़ी हेल्प होती सर। हाँ, हो सकती थी, लेकिन देखिए, न्यायालय में जाके सरेंडर करना बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है। ऐसा कोर्ट का कोई वारंट निकला हो तो आदमी जाके पहले सरेंडर कर देता है, और कई तरफ से होते भी हैं कुछ सरेंडर्स, लेकिन न्यायालय में सरेंडर नहीं होते लोग, क्योंकि न्यायालय की अपनी एक व्यवस्था है। क्योंकि जैसे कोई अगर अपराधी जाके कोर्ट में खड़ा हो जाए मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट विल आस्क द पुलिस टू अरेस्ट एंड डील विद हिम। लेकिन जो दूसरी बातें हैं, जो उसके पीछे जो कुछ बातें उठती हैं, ये सब बातें अलग हैं। देखिए, मैंने जहाँ न्याय व्यवस्था की बात की, मेरा कहना का ये है कि कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ न्याय में बहुत विलम्ब होता है और अपराधी छूट इसलिए जाते हैं कि साक्ष्य नहीं है। तो हमारा पूरा सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग। आप देखेंगे की कितनी कमी है, आप संख्या देखें, जजेज की संख्या देखें कितनी कम है, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। क्या जो केसों का जो अंबार है
वो इसके लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कहते हैं लोग बाग, अगर नया केस नहीं आया तो 10 साल में भी अभी जो केसेज हैं वो नहीं निपट पाएंगे। तो इस सब की व्यवस्था को एक ओवरहॉलिंग की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, मैं फिर कहूंगा कि हमारी न्याय व्यवस्था एक अच्छी न्याय व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके लिए पुलिस का भी सपोर्ट चाहिए, हमारी एडवोकेसी का भी सपोर्ट चाहिए। सब बातें हैं, एक ओवरहॉलिंग की जरूरत है। इन सब बातों को देख के विलंब तो नहीं होना चाहिए न्याय में, ये सुनिश्चित करना हमारी स्टेट का पहला काम है। बिल्कुल आपने सही कहा, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड जो बात कही जाती है बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर मैं कुछ आग्रह करूंगा, आप कुछ समय और हमारे साथ बने रहिए। RLS यादव साहब भी अपनी बात रखेंगे और अगर आपको भी लगे कि उसमें कोई बात जोड़नी है या आप कुछ सहमति असहमति का कोई स्वर हो इस चर्चा में, तो मैं चाहूँगा कि कुछ देर आप और बने रहें। यादव साहब बहुत स्वागत करता हूँ बंसल न्यूज़ पर आपका। जी, आप एक विचारक और एक लेखक के तौर पर भी हम आपको काफ़ी रैंक करके चलते हैं सर, क्योंकि आप उस दृष्टि से भी देखते हैं। और 90 के दशक में आपने खुद बुंदेलखंड के एक दुर्दांत, एक ऐसे मैं उसको क्रिमिनल टर्न पॉलिटिशियन कहूँ या पॉलिटिशियन टर्न क्रिमिनल कहूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन उसका एक नदी पर बने मकान को आपने डायनामाइट से बुलडोज कराकर उसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मध्य प्रदेश से बाहर करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, जब मेरे ख्याल से आप IG का दायित्व निभा रहे थे सागर रेंज में। आपने बहुत करीब से देखा है कि किस तरह से एक व्यक्ति या तो राजनेता से अपराध की तरफ चला जाता है या अपराध से राजनीति की तरफ आता है संरक्षण के लिए। पूरे मामले पर आपकी टिप्पणी। बोरा कमेटी जब संगठित हुई तो मैं दिल्ली में ही था, हम लोगों ने भी उसमें इनपुट दिया और उसका मकसद यही था कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में क्रिमिनल्स बड़े आसानी से घुस रहे हैं और वो राजनीति को प्रभावित करने लगे। बड़े रिकमेंडेशन हुए लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसमें कोई कानून नहीं बन पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जरूर अंकुश लगाए कि क्राइम के बारे में जितनी डिटेल्स हैं उनके शपथ पत्र में होना चाहिए, और क्रिमिनल एक कन्विक्ट हो गया है तो वो फिर चुनाव नहीं लड़े, लेकिन बहुत सुधार नहीं हुआ है अभी तक। ये जितने गैंगस्टर्स हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, वो बिना लंबे सपोर्ट के इतने दिन जीवित नहीं रह सकते। चाहे जितना भी लचर हमारा कानून व्यवस्था का या सिस्टम हो, लेकिन इतना मजबूत है कि यदि उनको कोई सपोर्ट न हो, राजनीतिक सामाजिक भी सपोर्ट या और लोगों का जो कि प्रभावशाली हो, सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हो, तब तक इस तरह का गैंगस्टर नहीं बन सकता है। मेरा फर्म अभिमत है कि हमें रूल ऑफ लॉ के अनुसार ही चलना चाहिए। इनकाउंटर से किसी क्रिमिनल को निपटा देने से सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अपराध के प्रति जो कार्रवाई हुई है और समाज में जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो लंबे समय तक इम्पैक्ट नहीं होता है। इसी अपराधी का यदि लंबे समय तक मुकदमा चलता, रोज रोज गवाही होती, बहस होती, उसको फांसी की सजा होती एक जगह, तो उसका कई दिन तक लोगों के इम्पैक्ट होता अपराधियों पर भी कि हम अपराध करेंगे तो नहीं फंसेंगे। तो इसलिए ये तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। दूसरा, जिनके हाथ में बंदूक है उनको ये आज़ादी नहीं देनी चाहिए कि वो अपने हाथ में कानून ले ले। 1860 का जब पुलिस कमीशन बना तो उसकी एक मान्यता ये थी कि पुलिस को कोई भी जुडिशियल अधिकार नहीं देना चाहिए। पुलिस अपना काम करे, जुडिशियल का अधिकार जुडिशियल को दिया जाए। तो ये इनकाउंटर सही है कि गलत, जैसा आपने कहा मैं नहीं कह सकता, परिस्थितियां नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय और निर्देश था कि हथकड़ी न लगाई जाए बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन की, तो यहाँ तो मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश ही नहीं हुआ तो परमिशन कहाँ से मिलती। हो सकता है हथकड़ी न लगाई हो सकता है कि पूरा इनकाउंटर जायज हो, सही हो, फिर भी इनकाउंटर से किसी चीज के निर्णय से कानून व्यवस्था पर असर अस्थायी नहीं होता है। ये बड़ा सतही है, आज हुआ कल बाहवा किया लोगों ने कि क्रिमिनल मारा गया, इसके बाद लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें रूल ऑफ लॉ की ओर जाना चाहिए और पुलिस को भी इसकी ज्यादा जांच होना चाहिए। एक अभियुक्त को आप लोग इतने लोग पकड़े हो, कैसे भागता है? उनकी भी तो कोई नहीं त्रुटि होगी ना। यदि वो भाग जाता बिल्कुल तो
तब भी उन पर जो उसको पकड़ के ले जाने वाले उनकी जिम्मेदारी होती। एक जांच तो खैर पुलिस कस्टडी में हुआ तो मजिस्ट्रियल और जुडिशियल इंक्वायरी होगी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन पुलिस के इस अकर्मण्यता का भी कि एक मुलजिम उनके आसपास 4 लोग बैठे, वो भाग जा रहा है और उनकी रिवॉल्वर छीन रहा है, कैसे हुआ है? ये अच्छा नहीं हुआ है। एक क्रिमिनल मरा है, ये जिनको उसने मारा था उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि 10 साल तक 15 साल तक बेचारे न्याय की अपेक्षा करते रहते थे। बहुत लंबा चलता है, ये सही है, लेकिन ये शॉर्टकट जो है वो उससे भी खतरनाक है। बिल्कुल, आपने बहुत मौजूद बात कही है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे हाथ क्या लगा इसके बाद। वो व्यक्ति जिसने बहुत ही ड्रेडेड तरीके से 8 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को बहुत निर्ममतापूर्वक गोलियां चलाकर मारा और जिसमें उनकी शहादत हुई, उनका परिवार समाज प्रसन्न तो हो सकता है, लेकिन हमने शायद सिस्टम में जो अपराध का एक बड़ा वटवृक्ष है उसकी कुछ पत्तियां, वो भी कि 4 या 5 या 6 पत्तियां हमने नोच कर फेंकी हैं, पूरा पेड़ अभी भी खड़ा है। यानी विकास दुबे इन मेकिंग हैं, वो बन रहे हैं निरंतर एक फैक्ट्री की तरह, और इस फैक्ट्री में बनाने वाले जो मुख्य कॉकस हैं उसमें दुर्भाग्य से राजनीतिक लोग भी शामिल हैं और ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग भी शामिल हैं और समाज का वो ताना बाना भी शामिल है जिसे हम जातीय व्यवस्था कहते हैं या फिर हम लोकतंत्र की वो प्रणाली कहते हैं जहां लोग कहते हैं कि रॉबिन हुड है, ये दूसरों को लूटता है लेकिन हमको पैसा देता है। चाहे वो चंबल के डकैत हों जिनकी कहानियां बड़ी गौरव करके सुनाई जाती हैं, या फिर इस तरह के रॉबिन हुड जैसे कैरेक्टर सामने आते हों जो दूसरों को परेशान करते हैं लेकिन गरीबों को देते हैं। ये व्यक्ति और इसकी पत्नी अपने गांव के आसपास कुछ इसी तरह देखी जाती थी, जातीय स्वरूप में देखी जाती थी। तो ये जब तक ये पूरा चक्रव्यूह नहीं टूटेगा, आप और हम सिर्फ बहुत छोटी सी एक राहत अगर महसूस कर भी रहे हैं इस घटना के बाद, तो वो बहुत छोटी सी राहत है। और असली जो पेड़ है जहाँ से ये फैक्ट्री की तरह विकास दुबे जैसे लोगों का उत्पादन होता है, वो बीज लगातार बना रही है, उसके बीज लगातार ज़मीन पर बिखरते जा रहे हैं और न जाने कितने विकास दुबे आगे जाकर खड़े होंगे और आप रावण की तरह मार मार के थक जाएंगे लेकिन नष्ट नहीं होगा। बहुत धन्यवाद करता हूं आप दोनों महानुभावों का, बहुत महत्वपूर्ण इनपुट आपने हमें दिए। करिश्मा। बिल्कुल शरद जी, इसके तमाम तकनीक अपने पेज समझने की कोशिश की कि जैसा कि एक कंक्लूजन पे हम पहुंचे हैं कि ज़रूर अपराधी का जिस तरीके से आज एनकाउंटर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी जड़ें हैं वो कमज़ोर हुई हैं। सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है।